इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं और जिसमें हम विदेशी विनिमय दरों के निर्धारण के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इस निर्धारण के संदर्भ में जिस सिद्धांत की आज चर्चा करनी है हमको वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थियरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसका अर्थ ये है कि विदेशी विनिमय के निर्धारण के संदर्भ में एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है भुगतान संतुलन सिद्धांत, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भुगतान संतुलन के माध्यम से दो देशों के मध्य उनकी मुद्राओं के मध्य जो विनिमय दर निर्धारित होगी उसका निर्धारण कैसे होगा। और इस रूप में हम सीधे सिद्धांत पर चलते हैं। इसके पहले के जो सिद्धांत रहे हैं उनमें कमियां क्या रही हैं उन पर ज़्यादा जोर इस वीडियो में नहीं देना है। हम यहाँ केवल उल्लेख बस आपको बता दें कि इसके पहले का जो सिद्धांत है जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी क्रय शक्ति समता सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसमें हमने देखा है कि दो देशों के मध्य जब उनकी मुद्राओं की विनिमय दर निर्धारित की जा रही थी उस समय क्रय शक्ति के समानता के आधार पर इनका विनिमय दरों का निर्धारण हो रहा था दो देशों की उनकी मुद्राओं का। और ये जो समानता थी क्रय शक्ति की, ये वस्तुओं किसी निश्चित वस्तु और सामान्य तौर पर वस्तुओं के एक समूह के आधार पर की जाती रही है। तो वैसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि कुछ वस्तुओं के उनके आंतरिक मूल्यों के आधार पर और मुद्रा से वो कितनी खरीदी जाएंगी उस क्रय शक्ति के समानता के आधार पर इसको निर्धारित किया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि दो देशों के मध्य जो जितनी वस्तुएं क्रय विक्रय की जाती हैं, आयातित और निर्यातित की जाती हैं, उन सब को विनिमय दर के निर्धारण के संबंध में महत्व नहीं दिया गया था। और इसी प्रकार से सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि विनिमय दर जो किसी एक देश की मुद्रा का मूल्य होती है दूसरे देश की मुद्रा के रूप में, जैसे हम जब ये कहते हैं कि $1 बराबर 90 रुपये, तो इसका अर्थ ये होता है कि $1 का मूल्य अगर हम रुपये के रूप में देखें तो ये 90 रुपये है। तो जब ये किसी मुद्रा की इकाई का मूल्य है तो मूल्य कैसे निर्धारित होता है, मूल्य निर्धारण का जो सामान्य सिद्धांत है वही सिद्धांत लागू होना चाहिए। और वो सिद्धांत जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई थियरी, जिसका अर्थ ये होता है कि उस मुद्रा की मांग किसी विनिमय दर पर कितनी होती है और उस मुद्रा की पूर्ति उस विनिमय दर पर कितनी होती है, इसके आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होना चाहिए। और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो इसका मतलब है कि जब हम विनिमय दरों का दो देशों के मध्य विनिमय दर या दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर का निर्धारण करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस मुद्रा की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर की चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है कि किसी विनिमय दर पर भारत के लोग कितनी डॉलर की मांग करते हैं और इसी तरह अमेरिका के लोग इस विनिमय दर पर भारत को कितने डॉलर देने के लिए तैयार होते हैं या डॉलर की पूर्ति करते हैं। तो अगर इस रूप में मुद्रा के मूल्य या विनिमय दरों का निर्धारण हो तो ये ज़्यादा उचित होगा और इसमें उस समस्त पक्षों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके माध्यम से
विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जो है प्रभावित होती है, निर्धारित होती है। और उसी संदर्भ में हम भुगतान संतुलन की चर्चा करेंगे और भुगतान संतुलन के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि भुगतान संतुलन जो है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित करने का एक सबसे बेहतर जो है रूप हो सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा भुगतान संतुलन है क्या और भुगतान संतुलन में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, अर्थात दो देश किन किन वस्तुओं का, सेवाओं का या इसी तरह से और भी पूंजी का आदान प्रदान करते हैं। और तब हम देख पाएंगे कि क्या भुगतान संतुलन मुद्रा की मांग और पूर्ति को प्रदर्शित करता है। हम आपको ध्यान दिला दें कि यहाँ हम भुगतान संतुलन पर बहुत विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे और विस्तृत चर्चा आवश्यक है और जानकारी में आपकी होनी चाहिए, तभी इस सिद्धांत को आप समझ पाएंगे। और मेरे इसी चैनल पर भुगतान संतुलन के संदर्भ में 2-3 वीडियो अलग से पड़े हुए हैं और उसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। और हमने ये प्रयास किया है कि जो नवीनतम भुगतान संतुलन की का वर्गीकरण है, जो नवीनतम उसके विभिन्न मदों का जो एक तरह से विश्व स्तर पर वर्गीकरण किया जाता है, उन सारी मदों को समझाया है वहाँ पर हमने, और ताकि अच्छी तरह से आप उनको समझ सकें। तो हमारा जो सजेशन है वो ये है कि पहले वहाँ से भुगतान संतुलन को आप पढ़ लें, उनकी मदें पढ़ लें, उनके विभिन्न दोनों पक्ष पढ़ लें, पूंजी और जो चालू खाते हैं उनकी स्थितियाँ पढ़ लें, और तब बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता से हम इसको यहाँ समझ पाएंगे। तो मैं आपको ये ध्यान दिला दूँ कि ये जो भुगतान संतुलन की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे जब हम भुगतान संतुलन पढ़ते हैं तो कहते हैं एक देश का विश्व के अन्य समस्त देशों से जो लेन देन होता है, उन सारे लेन देनों को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस भुगतान संतुलन की बात कर रहे हैं ये केवल दो देशों के मध्य है। अर्थात अगर हम अमेरिका और भारत की बात करें तो हम कहेंगे कि अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, भारत की मुद्रा है रुपया, और हमको ये तय करना है कि कितने डॉलर के बराबर कितना रुपया होना चाहिए, विनिमय दर निर्धारित कैसे हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल दो देशों का ही भुगतान संतुलन देखा जाएगा, अर्थात अमेरिका और भारत के बीच में एक निश्चित समय अवधि में कुल कितनी लेन देन होती है, समस्त लेन देन। और जब हम समस्त लेन देनों की बात करते हैं तो अब केवल नामोल्लेख कर दें आपको, केवल बता दें आपको कि भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होते हैं। एक को आप रिसीट साइड कहते हैं, प्राप्ति का पक्ष है, और दूसरा जो है पेमेंट साइड है, जो भुगतान का पक्ष है। इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हम सरलतम भाषा में इसको निर्यात पक्ष भी कह सकते हैं, आयात पक्ष भी कह सकते हैं। जब हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो हमें मिलता है, प्राप्तियाँ होती हैं, इस नाते प्राप्ति पक्ष है। और आयात पक्ष में हम वस्तुएं मंगाते हैं और इसके लिए भुगतान करना होता है। तो इस रूप में आयात पक्ष निर्यात पक्ष के रूप में जान सकते हैं। अन्यथा तो हम इसको क्रेडिट और डेबिट्स के रूप में भी जानते हैं। हम इसको असेट्स और लाइबिलिटीज के रूप में भी नामकरण करते हैं। असेट्स का मतलब हमको क्या मिलता है, हमारी परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं, और जो हम निर्यात करके पाते हैं वही हैं। और जो हम पेमेंट करते हैं या जो हम मंगाते हैं और जिनके बदले में भुगतान करना हमारा दायित्व, तो हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो हम सरलतम रूप में केवल आपको ये बता रहे हैं कि भुगतान पक्ष के बड़े आसानी से अगर हम कहें, एक पक्ष निर्यात का पक्ष है और दूसरी आयात का पक्ष है। निर्यात पक्ष में जिन जिन वस्तुओं को हम दूसरे देशों या कहें दो ही देश हैं अमेरिका को भेजते हैं, और ये हमारे उनसे जो हमें प्राप्तियाँ होती हैं ये निर्यात पक्ष है, और जो वहाँ से हम मंगाते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं वो आयात पक्ष है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि निर्यात पक्ष में या आयात पक्ष में जो मदें हैं, जिन वस्तुओं सेवाओं को हम मंगाते हैं और भेजते हैं, वो मदें कौन सी हैं। तो यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि भुगतान संतुलन के इन मदों को आप दो पक्षों में, दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं करेंट अकाउंट, एक को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में चालू खाता जो है उसमें हम एक वर्ष के भीतर जिनका
लेन देन समाप्त हो जाता है। अर्थात हमने इसी वर्ष लिया और इसी वर्ष उसका भुगतान भी किया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे लेन देनों को हम कहते हैं ये वर्तमान लेन देन है, या चालू खाते में ऐसे वित्तीय लेन देनों को सम्मिलित किया जाएगा। सामान्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यातों को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। ध्यान रहे कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत में केवल वस्तुओं के आधार पर, क्रय शक्ति के समानता के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया गया था, जबकि दो देशों के मध्य जितने भी लेन देन होते हैं वे समस्त मुद्रा की मांग और पूर्ति को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम डॉलर की मांग क्यों करते हैं। डॉलर की मांग इसलिए की जाती है ताकि जब हम अमेरिका से कोई वस्तु मंगाएंगे तो उसका भुगतान हमको अमेरिकी डॉलर में करना होगा, और यदि हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हम इन वस्तुओं को मंगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम डॉलर की मांग कब करेंगे, जब हमको अमेरिका से वस्तुओं सेवाओं का आयात करना होगा, और जितनी वस्तुओं सेवाओं का आयात करेंगे उनका जो मूल्य होगा उतने बराबर हमको डॉलर चाहिए। तो ये डॉलर की मांग होगी, और डॉलर की मांग का मतलब है भुगतान संतुलन का किसी देश के। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत का जो आयात पक्ष है वो डॉलर की मांग को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे इसी दो देशों का हम उदाहरण बार बार देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दो देश हैं, एक अमेरिका है, एक भारत है। अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और उनका जो डॉलर है और हमारा जो रुपया है उस रूप में हम देखेंगे। अब एक सवाल और उठता है कि जब हम अमेरिका से डॉलर मांगेंगे तो मुफ्त तो मिलेगा नहीं, तो डॉलर के बदले में हमें रुपया देना होगा। इसका मतलब है कि आयात पक्ष के लिए हमको अमेरिकी डॉलर चाहिए, और अमेरिकी डॉलर हमें मिलेगा मुद्रा के रुपए के भुगतान करके। इसका मतलब है कि विदेशी बाजार में दो चीज़ें होंगी। जब डॉलर की मांग होगी तो जितनी डॉलर की मांग होगी किसी निश्चित विनिमय दर के आधार पर उस डॉलर, जितना वो डॉलर की मांग होगी उसके बराबर जितना रुपया देना होगा उतना रुपये की पूर्ति मुद्रा बाजार, ये बाजार में होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इन दो देशों के संदर्भ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भारत के आयात पक्ष या भुगतान पक्ष की बात करें तो उस भुगतान पक्ष का मतलब हुआ कि अमेरिका से जितना भी लेन देन हम जितनी भी वस्तुएं, सेवाएं और अन्य चीज़ें अभी हम बताएंगे प्राप्त करते हैं किसी अवधि में, उन सब के का जो मूल्य होता है उसको बराबर हम डॉलर की मांग करते हैं, और उसके बदले में हम रुपए की पूर्ति करते हैं। इसका मतलब है कि जो डॉलर की मांग है वही रुपए की पूर्ति है। इसका मतलब है कि किसी देश का जो भुगतान संतुलन है उसके जो आयात पक्ष हैं और आयात पक्ष का जो कुल लेन देन का मान है, मूल्य है, उसके बराबर हम विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं, और ठीक उसी के बराबर हम किसी निश्चित विनिमय दर पर अपने देश या स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति करते हैं। और अब अगर हम निर्यात पक्ष पर जाएं तो निर्यात पक्ष का मतलब होता है कोई देश दूसरे देश को कितना निर्यात करता है, और जो निर्यात करता है उस निर्यात का जो मूल्य है उतनी मुद्रा, हमारी मुद्रा, स्वदेशी मुद्रा उस विदेशी देश को चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिका भारत से कोई भी चीज़ मंगाएगा तो उसका भुगतान उसको रुपए में करना होगा, और रुपया वो डॉलर दे के प्राप्त करेगा। इसका मतलब कि विदेशी बाजार में, अर्थात भारत और अमेरिका का जो बाजार है उस बाजार में रुपए की मांग होगी जो अमेरिका द्वारा की जाएगी, क्योंकि अमेरिका को भारत से वस्तुएं मंगानी हैं, और उसके बदले में डॉलर की पूर्ति होगी। तो अब क्या होगा, और जितने मूल्य की वस्तुएं होंगी उतने मूल्य के डॉलर की वो पूर्ति करेगा, और
उतने ही मूल्य के रुपए की मांग करेगा। तो जो किसी देश के भुगतान संतुलन का निर्यात पक्ष है, ध्यान रहेगा कि दो देशों के मध्य भुगतान संतुलन की स्थिति ये है, इसका मतलब केवल इन्हीं दो देशों के मध्य होने वाले भुगतानों को इसमें दिखाया गया है। और जो निर्यात पक्ष होगा किसी देश का, इसका मतलब है उसके देश की मुद्रा की उतनी मांग, जितना कुल निर्यातों का मूल्य है उतनी मुद्रा की मांग होगी, स्वदेशी मुद्रा की, रुपए की, और ठीक उसी के बराबर डॉलर की पूर्ति होगी। और इस प्रकार से दो चीज़ें स्पष्ट कर लीजिए कि भुगतान संतुलन में उन समस्त लेन देनों को सम्मिलित किया गया है जो किसी निश्चित अवधि में दो देशों के मध्य होते हैं, और इन लेन देनों के लिए विदेशी मुद्रा की मांग होगी और विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी दोनों पक्षों में। एक पक्ष में, निर्यात पक्ष में, विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी और स्वदेशी मुद्रा की मांग होगी, रुपए की मांग होगी। ये भारत का भुगतान संतुलन है, भारत और अमेरिका का। और भारत के भुगतान संतुलन का जो भारत के निर्यात का पक्ष है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के भुगतान संतुलन में जो हमारा निर्यात पक्ष है वो उसका आयात पक्ष होगा, और जो हमारा आयात पक्ष है वो उसका निर्यात पक्ष होगा। तो हमको एक देश के भुगतान संतुलन को देखना है, और जब विनिमय दर निर्धारित करते हैं तो उसी के आधार पर हम निर्णय लेंगे। और हम भारत के भुगतान संतुलन की बात करें और भारत के भुगतान संतुलन के आयात और निर्यात दोनों पक्षों को देखें, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो निर्यात पक्ष है भारत का, वो रुपए की मांग को प्रदर्शित करता है, अर्थात अमेरिका के लोग भारत के रुपए की किसी निश्चित अवधि में कितनी मांग करते हैं और उसके बदले में कितना डॉलर देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो ये है आयात पक्ष, निर्यात पक्ष, जो रुपए की मांग और डॉलर की पूर्ति को प्रदर्शित करेगा। और अगर आयात पक्ष है तो इसका मतलब कि भारत कितनी वस्तुओं को अमेरिका से मंगाएगा और उसका कितना मूल्य होगा, जितना मूल्य होगा उतने डॉलर की वो मांग करेगा और उसी मूल्य के बराबर रुपए की पूर्ति करेगा किसी विनिमय दर पर। तो इस प्रकार से अब कहा जा रहा है कि अगर मुद्रा का मूल्य या विनिमय दर निर्धारित करनी हो और हमको उस मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित करनी हो, तो भुगतान संतुलन के ये जो दो पक्ष हैं, ये पक्ष डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं, रुपए की मांग और रुपए की कुल पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं। और अगर इनमें समानता हो जाए तो डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति एक विनिमय दर पर बराबर हो जाएगी, या रुपए की मांग और रुपए की पूर्ति किसी विनिमय दर पर बराबर हो जाएगी। और जिस विनिमय दर पर ये बराबर हो जाए, इसका मतलब है उस विनिमय दर पर जितनी डॉलर की हम मांग करते हैं, ठीक अमेरिका उतने ही डॉलर की पूर्ति करता है। इसका मतलब कि दोनों देश उस विनिमय दर पर सहमत हैं, संतुष्ट हैं अपने अपने हितों की आधार पर। तो इस विनिमय दर को स्वीकार किया जाना चाहिए और यह संतुलन की विनिमय दर होनी चाहिए। तो अर्थ ये हुआ कि विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए सबसे बेहतर जो सिद्धांत हो सकता है वो भुगतान संतुलन हो सकता है। और भुगतान के संतुलन के दोनों पक्ष जो हैं उनमें अगर समानता हो, तो क्योंकि एक पक्ष, जैसे हम कहें कि भारत के भुगतान संतुलन का निर्यात पक्ष डॉलर की पूर्ति प्रदर्शित करता है और उसका आयात पक्ष डॉलर की मांग प्रदर्शित करता है। और अगर भुगतान संतुलन संतुलित हो, अर्थात आयात और निर्यात बराबर हों, तो मुद्रा की मांग डॉलर की पूर्ति के बराबर हो जाएगी। इसी रूप में क्योंकि जो अमेरिका और भारत का ही हम भुगतान संतुलन देख रहे हैं, तो जो भारत का आयात पक्ष है वही अमेरिका का निर्यात पक्ष है। तो अगर भारत का आयात पक्ष जो है वो रुपए की पूर्ति को प्रदर्शित करता है और भारत का जो निर्यात पक्ष है
वो रुपए की मांग को प्रदर्शित करता है। और जब दोनों बराबर हैं तो रुपए की मांग, रुपए की पूर्ति भी बराबर होगी। इसका मतलब है कि अगर एक ऐसी विनिमय दर जिस पर दोनों देशों के जिन पर किसी भुगतान संतुलन दो देशों के मध्य जो है वो अगर संतुलित हो जाए, आयात और निर्यात और प्राप्तियां और भुगतान दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, तो ये विनिमय दर पर डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति भी बराबर हो जाएगी, रुपए की मांग और रुपए की पूर्ति भी बराबर हो जाएगी। और ये विनिमय दर ऐसी विनिमय दर होगी जिसे हम कह सकते हैं कि ये संस्थिति की विनिमय दर है। यहाँ पर एक बात ध्यान दिला दें कि भुगतान संतुलन में जो मदें हैं वो दो मदें हम ध्यान दिला रहे थे आपको, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं के आयात और निर्यात हैं, और सेवाओं के आयात निर्यात हैं। सेवाओं के आयात निर्यात को क्रय शक्ति समता सिद्धांत में महत्व नहीं दिया गया। और डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेवाओं में कितनी सेवाएं हैं, इंश्योरेंस की सेवाएं, बैंकिंग की सेवाएं, और जो है पर्यटन की सेवाएं, और कितनी सेवाएं उसमें इंजीनियरिंग की सेवाएं, दुनिया भर की सेवाएं हैं जिनके माध्यम से दो देशों के मध्य में आयात और निर्यात होते हैं। तो उन सबको भी सम्मिलित किया गया। साथ में हमको जब हम विदेशों से में अपनी पूंजी विनियोजित करते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, या हम विदेशों से ऋण प्राप्त करते हैं, तो भी तो हम डॉलर की मांग करते हैं और डॉलर की पूर्ति करते हैं, रुपए की मांग और रुपए की पूर्ति करते हैं। इसका मतलब है कि जब भुगतान संतुलन की मदों को आप पढ़ेंगे तो भुगतान संतुलन की जितनी मदें हैं, कैपिटल अकाउंट की मदें, और अब तो कैपिटल अकाउंट की मदों को भी दो भागों में, कैपिटल अकाउंट और डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट भी है। तो सारे मदों पर के लिए, अर्थात उन विभिन्न मदों के अंतर्गत जितना कुछ भी हम आयात करते हैं अमेरिका से, उनके जितने भी मूल्य होते हैं उन सब के लिए हम डॉलर की मांग करेंगे। इसका मतलब है कि विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए भुगतान संतुलन में जितनी मदें सम्मिलित हैं उन सब का की मांगों के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होगा और होना चाहिए, क्योंकि जिन जिन कारणों से हम डॉलर की मांग करते हैं उन सभी कारणों या उन सभी मदों को या उन सभी मदों पर होने वाले व्यय को हमें देखना होगा कि क्योंकि ये वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी अमेरिका से सब हमें मंगानी है और इस नाते ये डॉलर की मांग को प्रदर्शित करेंगे, उतनी डॉलर हमको चाहिए। और ऐसे ही जो हमारा निर्यात पक्ष है उसमें जितनी भी वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी हम अमेरिका को भेजते हैं वो डॉलर की पूर्ति को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि उसके बदले में हमें डॉलर मिलेंगे। तो इस रूप में क्योंकि भुगतान संतुलन के इन दोनों पक्षों में लेन देन की समस्त मदें सम्मिलित हैं, आयात और निर्यात की समस्त मदें सम्मिलित हैं, इस नाते भुगतान संतुलन के लेखे के अंतर्गत इन दोनों जो पक्ष हैं वे मुद्रा की मांग और दोनों देशों की मुद्रा की मांग और पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं, और इनके आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाना चाहिए। और यदि भुगतान संतुलन संतुलित हो, इसका मतलब आयात और निर्यात पक्ष दोनों बराबर हों, तो वो विनिमय दर जो है वो ऐसी विनिमय दर होगी जिन पर दोनों देशों की मुद्राओं की मांग और पूर्ति बराबर होगी। अर्थात उस विनिमय दर पर डॉलर की मांग डॉलर की पूर्ति के बराबर होगी, रुपए की मांग रुपए की पूर्ति के बराबर होगी। और क्योंकि डॉलर की और रुपए की मांग और पूर्ति समस्त वस्तुओं के लेन देनों को सम्मिलित करती है, और इसलिए इस आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होगी वो विदेशी मुद्राओं या स्वदेशी मुद्राओं के कुल मांग और कुल पूर्ति के आधार पर निर्धारित होगी। इसलिए अगर इसको हम विदेशी विनिमय दर का मांग पूर्ति सिद्धांत कहें तो ये सर्वथा उचित होगा, और इसलिए हम इसको दोनों नाम से संबोधित कर सकते हैं, विनिमय दर का भुगतान संतुलन सिद्धांत या विनिमय दर का मांग पूर्ति सिद्धांत। तो इस तथ्य को अब हम
चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। और एक और चीज़ हमको देखनी होगी कि ये जो विनिमय दर भुगतान संतुलन के संतुलन की स्थिति से निर्धारित होंगे, क्या ये विनिमय दर अस्थायी होगी? क्योंकि जब तक विनिमय दर में अस्थायित्व तो नहीं होगा तब तक उस विनिमय दर को हम एक तरह से अर्थशास्त्र की भाषा में कह सकते हैं कि हम उसको संतुलन की विनिमय दर नहीं कहेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं उसको हम घोषित करेंगे। और इसलिए हमको ये भी देखना होगा कि यदि विनिमय दरें उस स्थिति से घटती बढ़ती हैं जो भुगतान संतुलन के संतुलन द्वारा या मुद्रा के मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित हुई हैं, तो क्या उसमें ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी कि वो पुनः संतुलन की तरफ आकर्षित होंगी, केंद्रित होंगी, अभिकेंद्रित होंगी? और अगर ऐसा है तो हम इसे संतुलन की विनिमय दर कहेंगे। और ऐसा तभी होगा जब भुगतान संतुलन में असंतुलन हो जाए, अर्थात आयात पक्ष की तुलना में निर्यात पक्ष या तो कम हो जाए या तो अधिक हो जाए। और जब कम अधिक होगा तो जाहिर है कि भुगतान संतुलन द्वारा जो निर्धारित विनिमय दर है वो परिवर्तित होगी। लेकिन परिवर्तित होने के बाद क्या ये परिवर्तन अस्थायी तौर पर होगा, कुछ समय के लिए होगा? और यदि कुछ समय के लिए होता है और फिर ऐसी शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो विनिमय दर को संतुलन विनिमय दर की ओर ले जाती हैं, तो हम कहेंगे इस विनिमय दर में अस्थायित्व है। और जब अस्थायित्व है तो विनिमय दर के इस रूप को या इस सिद्धांत को श्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियों का प्रयोग हुआ है और मुद्रा के कुल मांग और कुल पूर्ति को, दोनों देशों की मुद्राओं के कुल मांग और पूर्ति के संतुलन के आधार पर ये विनिमय दर निर्धारित हुई है। हम चित्रों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं और एक बार फिर आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि सारी चीज़ें एक बार फिर से एक तरह से समराइज होकर हमारे समक्ष आ जाएं। तो यहाँ पर हमने केवल ये संयोग बस लिखा ही था और सब हम समझा चुके हैं, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। और इसमें हमने ये केवल दिखाया था कि आइटम्स क्या हैं और हमने वो आपको सारे कुछ बता दिए हैं। यहाँ पर जो हम चित्र बना रहे हैं उनमें देखिए हुआ क्या है कि इस पर जो है ये विनिमय दर दिखाई गई है और हमने दो देशों का उल्लेख हम कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत। इस नाते स्पष्टता हम लिख रहे हैं, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, भारत की मुद्रा है रुपए। और जो विनिमय दर है सामान्य तौर पर जो करेंसी ज़्यादा महंगी होती है, अर्थात जिसकी कम इकाइयाँ होती हैं और जिसके बदले में दूसरे देश की ज़्यादा इकाइयाँ देनी होती हैं, तो वैसी स्थिति में विनिमय दर को हम प्रति इकाई के रूप में दिखाएं अगर तो ज़्यादा बेहतर होता है। अर्थात डॉलर की एक इकाई के बदले में रुपए की कितनी इकाई मिलती है, तो हम इसको विनिमय दर कहते हैं। और हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया जो वर्तमान स्थितियाँ हैं जिसमें डॉलर के मूल्य 100 के पास पहुँचे हैं, उस स्थिति में हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये तो एक सामान्यीकरण करके एक उदाहरण दिया है, उसको आप ये ना कहिए कि यथास्थित कैसे और आपने गड़बड़ कर दिया। तो इस रूप में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि विनिमय दरों को 2-3 रूपों में हम आपको दिखा रहे हैं। जब हम चित्र बनाते हैं तो अगर यहाँ 0 स्टार्ट करें और यहाँ 80 कर दें, तो आप जानते हैं अगर हम पैमाने से बनाएंगे तो चित्र में दिक्कतें होंगी, क्योंकि उस स्केल पर 0 से 80 हमको समझाने के लिए 80 के आसपास वाले चित्र की स्थिति देखनी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर कटिंग कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऊपर का पैमाना हमारा इस रूप में है और बीच में वो छोड़ दिया गया है और आधार पर जो है वहाँ से हम उसको देख रहे हैं। तो ये टेक्निकल त्रुटि होती है और ये आपके लिए क्षम्य है। ऊपर नीचे चल गया, बिना पैमाने का बन गया तब भी चल गया। तो ये हमने आपको ध्यान दिलाने के लिए किया कि जब हम 0 से बहुत ऊपर होते हैं और मान लीजिए आपको 1 लाख में और 10
ऊंची इकाइयाँ दिखानी और शून्य से दिखाएंगे तो कितना भी छोटा पैमाना बनाएंगे तो बहुत बड़ा चित्र आपको चाहिए और ऊपर के हिस्से में छोटा सा चित्र बनेगा नीचे के सभ्य का। वैसी स्थिति में आप जानते हैं जहाँ कहीं भी रेखा चित्र बनाना आपने सीखा है, वहाँ पर जब हम शून्य से बहुत दूर होते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं और ये दिखा देते हैं। तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको ध्यान दिलाया कि ऐसा आपको न लगे कि आपने कहा कि यहाँ से यहाँ लेकर 78 है और इतनी बड़ी दूरी में 78 और इतनी बड़ी दूरी 78 से 80 करके आप छोटे में दिखा रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ दिख रहा है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने कहा, क्योंकि हमको केंद्रित यहाँ होना है, इसलिए हम इसी पैमाने को इसी रेंज में अपने सही माने। कहने मतलब अगर 80 के नीचे 78 है तो जितना गैप यहाँ है, 80 के ऊपर 82 है, उतना गैप उधर भी हो तो ये लगेगा कि आपके ध्यान में ये है कि परिवर्तन कितना हुआ है। और दोनों रेखाएं अगर दोनों परिवर्तन बराबर हैं तो दोनों का अंतर भी बराबर होना चाहिए चित्र में। तो देखें ध्यान से, यहाँ पर इस पर विनिमय दर है और विनिमय दर का मतलब है कि $1 बराबर लिखा हुआ है कितने रुपए। तो आप केवल विनिमय दर लिख के रुपए लिख सकते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि ये $1 बराबर इतने रुपए है। और सामान्य तौर पर इस चित्र को यहीं रहने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अगर इस पर डॉलर है 80 है, इस पर मान लीजिए 82 है, इस पर मान लीजिए 84 है, इस पर मान लीजिए 78 है, ऐसे है 76 है, कुछ भी बराबर अंतर हम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम ये पाएंगे कि जो विनिमय दर है उस पर हम देखेंगे कि अगर हम कहते हैं डॉलर की मांग, तो डॉलर की मांग कौन करेगा? भारत करेगा। तो डॉलर की मांग करेगा कब? जैसे हमने कहा कि जब डॉलर की 80 रुपये देने पड़ते हैं तो इतने डॉलर की मांग कर रहा है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर उसको कम डॉलर देना पड़े तब कितना डॉलर मांगेगा? रुपया। पहले 80 रुपये दे के मिलता था $1। अगर 78 रुपये से ही $1 मिले तो जाहिर है कि वो ज़्यादा डॉलर मांगेगा, अर्थात अमेरिका की वस्तुएं उसके लिए अब सस्ती हो जाएंगी और वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा और ज़्यादा डॉलर की मांग करेगा। तो जब भारत के पक्ष में विनिमय दरें आप कहते हैं कि पक्ष में होंगी, अर्थात उसे डॉलर के बदले में कम रुपया देना पड़ेगा, तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर डॉलर की मूल्य बढ़ जाए, अर्थात अब हमको 80 रुपये के बराबर 82 रुपये देने पड़े, तो जितनी मांग हम डॉलर की पहले कर रहे थे अब उससे कम करेंगे और इस प्रकार से जो डॉलर का मांग वक्र होगा वो ऊपर से नीचे ऐसे गिरता होगा। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दिला दें, ये डॉलर का मांग वक्र है और अगर डॉलर का मांग वक्र है तो अमेरिका के भुगतान संतुलन का ये आयात पक्ष है, अर्थात अमेरिका से जितनी वस्तुएं सेवाएं पूंजी का आयात हम करेंगे उनके बदले हमको डॉलर देना होगा, इस नाते हम डॉलर की मांग करेंगे। लेकिन जब डॉलर की मांग करेंगे किसी विनिमय दर पर तो हम रुपए की पूर्ति करेंगे, इसलिए भारतीय रुपए की दृष्टि से ये सप्लाई कर्व ऑफ रूपी है, अर्थात ये रुपए की पूर्ति को दिखा रहा है, सप्लाई ऑफ रूपी। और दूसरी ओर ये डिमांड फॉर डॉलर है, अर्थात कहने का मतलब ये है, यही वक्र जो है अमेरिका के भारत के लिए डॉलर का मांग वक्र है और रुपए का पूर्ति वक्र है। डॉलर का जो मांग वक्र होगा भुगतान संतुलन सिद्धांत के रूप में वो उसका पूर्ति पक्ष होगा, और इसी तरह से जो पूर्ति वक्र होगा वो इसका दूसरा रूप लेगा और उसका मतलब ये हुआ कि इन विभिन्न दरों पर अगर रुपए डॉलर की पूर्ति करना हो तो अमेरिका ज़्यादा डॉलर तब पूर्ति करेगा और ज़्यादा डॉलर पूर्ति तब करेगा जब भारत से वस्तुओं का वो आयात करे, अर्थात भारत का जो निर्यात पक्ष है उसको प्रदर्शित करेगा। तो भारत की ज़्यादा वस्तुएं वो कब मंगाएगा? जब उसको कम ज़्यादा रुपया मिले डॉलर के बदले में। तो जब डॉलर के बदले में ज़्यादा रुपया मिलेगा तो ज़्यादा पूर्ति करेगा और जब डॉलर के बदले में कम रुपया मिलेगा तो कम पूर्ति करेगा। तो इन विभिन्न दरों पर इस तरह की ये डॉलर की पूर्ति का पक्ष होगा।
और जो डॉलर के पूर्ति का पक्ष है उसके बदले वो रुपए की मांग करता है। इस नाते भारत के रुपए की वो मांग का पक्ष है। तो मैं आपको ये ध्यान दिला रहा हूँ कि ये जो दोनों वक्र हैं, डॉलर का जो पूर्ति पक्ष है, पूर्ति वक्र है, वही रुपए का मांग वक्र होगा। डॉलर का जो मांग वक्र है वही रुपए का पूर्ति वक्र होगा। और इस प्रकार से दोनों वक्र जिस बिंदु पर काटेंगे, इसका मतलब है कि आयात पक्ष और निर्यात पक्ष दोनों बराबर होगा, भुगतान संतुलन संतुलित होगा। और जब भुगतान संतुलन संतुलित होगा तो हम देखें ये किस विनिमय दर पर संतुलित हो रहा है। तो हमारे इस चित्र में $1 बराबर 80 रुपये पर ये जो है हो रहा है संतुलित। इसका मतलब ये विनिमय दर ऐसी विनिमय दर होगी जिस पर भुगतान संतुलन संतुलित है और दोनों मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों बराबर हैं। डॉलर का मांग पक्ष और डॉलर का पूर्ति पक्ष, और क्योंकि जो डॉलर की मांग है वही रुपए की पूर्ति है और जो डॉलर की पूर्ति है वही रुपए की मांग है। इसका मतलब है कि इस पर डिमांड फॉर डॉलर और सप्लाई ऑफ डॉलर ये दोनों बराबर हैं। और इसी पर डिमांड ऑफ रूपी और सप्लाई ऑफ रूपी भी बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये शर्त पूरी होगी, दोनों देश उस विनिमय दर पर सहमत होंगे और यही विनिमय दर संतुलन की विनिमय दर होगी। और थोड़ा सा समय है कि अगर ये विनिमय दरें विचलित हों तो इसका मतलब है कि अगर विनिमय दरें घट के 78 हो जाएं तो क्या होगा, आप देखोगे कि अब की बार जो है डॉलर की मांग ज़्यादा है, डॉलर की पूर्ति कम है। इस विनिमय दर पर 78 रुपये पर डॉलर की मांग है ज़्यादा, क्योंकि अब कम देखिए ज़्यादा डॉलर मिलेगा और डॉलर की पूर्ति जो है अमेरिका कम देना चाहेगा, भारत ज़्यादा मांगेगा। इस नाते डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर का मूल्य बढ़ेगा और डॉलर का मूल्य बढ़ने का मतलब होता है 78 रुपये से बढ़ के 79 रुपये, 79 रुपये, इस प्रवृत्ति मिला के वो 80 तक जाएगा जब दोनों संतुलित हो जाएंगे। और अगर विनिमय दर बाजार में किन्हीं कारणों से बढ़ के 82 होती है तो अब आप देखेंगे कि अमेरिका को $1 के बदले में 82 रुपया मिलेगा। इस नाते वो ज़्यादा डॉलर की पूर्ति करेगा और भारत वाले डॉलर की मांग कम करेंगे। तो मांग कम होगी और पूर्ति ज़्यादा होगी तो डॉलर के मूल्य गिरेंगे, तब तक गिरेंगे जब तक ये पुनः संतुलन की ओर न जाएं। तो ये अस्थायित्व की स्थिति होगी, तो विनिमय दर बाजार में अस्थायी होगी। अब इस सिद्धांत की जो अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं और किस प्रकार से ये पिछले सिद्धांतों के सुधार के रूप में है, उनकी कमियों को दूर करता है, इसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। क्योंकि अब मेरे वीडियो का ये समय खत्म हुआ, मेरा लक्ष्य भी ये था कि इस सिद्धांत को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। तो और सारी चीज़ें हम जो बच रही हैं उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है